हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सुजाता के घर के बाहर बारात आ चुकी थी और उसके घर के अंदर कलेश मचा हुआ था। जनवासे में भाभी बर को देखकर सब लोगों में घुसुर पुसुर शुरू हो गई थी। कम से कम 45 वर्ष आयु तो होगी। अरे 50 से कम हुए तो हमारा नाम बदल देना। इनकी दूसरी पत्नी तो हमारे ननिहाल की थी, बड़ी नेक औरत थी। पीलिया ने प्राण ले लिए। ठाकुर तो बड़े नेक आदमी हैं, इन्हें बच्ची से विवाह की क्या ही सूझी। विनाश काले विपरीत बुद्धि ना चाहते हुए भी कानों में अनेक वाक्य सूल की तरह चुभने लगे थे। सुजाता के छोटे छोटे भाई भी अपनी बहन को घेर कर उदास होकर बैठ गए थे। उसकी माँ द्वारचार की रस्म निभाने के लिए तैयार नहीं थी। वह रणचंडी का रूप धारण करके अपनी पुत्री को सीने से लगाकर बोली, मैं अपनी बेटी के साथ कुएं में कूद जाऊंगी, किंतु उस बुड्ढे से अपनी बच्ची का ब्याह न होने दूंगी। घर के अंदर की दशा को बाहर पहुंचते देर न लगी और फिर प्रकट हुए पड़ोसी बिचौलिए सोमेश्वर पंडित, जो सुजाता का विवाह पड़ोस के गांव के ठाकुर शिवनाथ प्रताप से करवा रहे थे। माँ और बेटी का विलाप देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे कि अगर ठाकुर की बारात वापस लौटी तो हमारे समाज में जो थू-थू होगी वो अलग, किंतु ठाकुर मुझे न छोड़ेंगे। उन्होंने बेटे की माँ को समझाने के उद्देश्य से कहा, एक बार मेरी बात सुन लो सुजाता की माँ, बाद में जो भी कहना चाहो जी चाहे कर लेना। बताओ क्या कहना है? लड़की की माँ ने क्रोध से कहा। इतने गुस्से में तो तुम्हें कुछ समझ आएगा नहीं, जरा पास बैठो, तनिक मुझे बोलने दो, तुम चुप रहना। पंडित जी बोले, देखो भाभी, आपके परिवार की हालत मुझसे छुपी हुई नहीं है। 2 बीघा जमीन में 7 प्राणियों का पेट पालना कितना कठिन है मैं जानता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी लड़की को बेच दें। सुजाता की माँ रोने को हो आई, बेचना नहीं है, तुम्हारी लड़की उस घर में जाकर राज करने वाली है। मैंने माना कि बर की आयु अधिक है, किंतु यह भी सोचो कि उसके पास 250 बीघा जमीन है। आलीशान महलनुमा घर है जो नौकर चाकरों से भरा हुआ है। रोज वहाँ 50 नौकरों का खाना अलग से बनता है। रिश्तेदारों के नाम पर एक बूढ़ी चाची और एक बिटिया है। वे धीरे से बोले, कल बिटिया ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर सब आप लोगों का ही तो है। अंदर यह बातें चल ही रही थीं कि बाहर से ठाकुर साहब ने एक बहुत बड़ी चांदी की परात में लड़की के लिए अनगिनत स्वर्ण आभूषण भिजवा दिए। चमक से झिलमिल करने लगी रोती हुई स्त्री एक ही पल में हंसने लगी। सुजाता के मलिन चेहरे पर भी प्रसन्नता दमकने लगी। जहाँ रोना धोना मचा था, कुछ ही पलों के अंदर ही हंसी ठट्टा होने लगा। सुजाता एक आभूषण को उठाकर देखती और किसी स्वप्नपिल दुनिया में खोती जा रही थी। सोमेश्वर पंडित भी हैरान होकर सोचने लगे, बताओ माया में कितनी शक्ति है। मैंने माना कि माया के आगे एक लड़की का बलिदान हो रहा है, किंतु उसकी कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी। इस दीनहीन परिवार के दिन ठाकुर साहब से संबंध जोड़ने के बाद फिर जाएंगे, क्योंकि ठाकुर अच्छे व्यापारी भी हैं, इसीलिए उन्हें हिसाब किताब करना अच्छी तरह आता है। वे अपनी नववधू को प्रसन्न रखने के लिए कोई भी प्रयास न छोड़ेंगे। कुछ ही देर में सप्तपदी हुई और प्रातःकाल होते ही सुजाता डोली में बैठकर अपनी ससुराल रवाना हो चली। उसने घूंघट की ओट से अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। अलबत्ता वो अपने तन पर सुशोभित गहनों को बार बार छू कर देख रही थी। उसने पितृगृह में कभी कांच की चूड़ियां तक भी ना पहनी थी। किसी ने कभी कोई उपहार नहीं दिया था। आज विधाता ने उसे जेवरों से लाद दिया था। उसका चेहरा दमकने लगा है स्वर्ण आभूषणों की चमक से। पिताजी सही कहते थे, अब भूखे पेट सोने के दिन गए। तभी कहारों ने डोली नीचे रखी। आगे आगे की यात्रा एक
सजी धजी मोटर कार में होनी थी। सुजाता के पास उसका छोटा भाई भी आकर बैठ गया। बोला, जिज्जी मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, 2-4 दिन बाद साथ में लौट आएंगे। सुजाता ने अपनी नजरें दौड़ाई, तभी एक भद्र पुरुष कार की ड्राइवर की सीट के बगल में बैठ गए और चालक से बोले, संभाल के चलना, ठकुराइन को जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। यही थे ठाकुर शिवनाथ प्रताप, सुजाता के पति। फिर बिना पीछे मुड़े हुए बोले, ठकुराइन ये हमारा सबसे प्रिय साथी है, हमारा सखा, चालक, मुनीम, सब कुछ। आपको जिस चीज की आवश्यकता हो रत्नमणि से कह सकती हैं। पहली बार मोटर कार में बैठकर सुजाता को उबकाई आने लगी, जिसे रतन ने शीशे में देख लिया और गाड़ी रोककर एक पुड़िया से सुगंधित पान निकालकर उसके आगे रख दिया। ठकुराइन ने ये पान चबाती हुई, चलिए, तबीयत अच्छी महसूस होगी। सुजाता का हाथ उसके हाथों से टकराया। ऐसा लगा न जाने कब से इस स्पर्श को पहचानती है। उसकी नजरें रतन की ओर उठी। वो एक करीब 28-30 वर्ष का सुदर्शन युवक था, जो उसकी ओर मित्रता के भाव से मुस्कुराकर देख रहा था। रतन से ये प्रथम परिचय था। सुजाता जब ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत जिस वृद्ध महिला ने किया, वे ठाकुर साहब की चाची थी। वे उन्हें चाची माँ कहकर संबोधित करते थे। इन्होंने ही ठाकुर को पाल पोस कर बड़ा किया था। ठाकुर की माँ का देहांत हुआ तब वे मात्र 2 वर्ष के थे। चाची माँ का अपना एक बेटा था, किंतु बचपन से ही उसका मन पूजा पाठ में लगता था। वो गृह त्याग कर मंदिर में भगवान भजन में लगा रहता था। चाची माँ के पास एक 12-13 वर्ष की बालिका खड़ी थी। उसका चेहरा निस्तेज हो रहा था। वह अपनी नई माँ को देखकर घबरा रही थी। चाची माँ नववधू को सबसे पहले पूजा गृह में ले गईं, फिर उसे विश्राम करने के लिए उसके कक्ष में ले आईं। चाची माँ का हृदय 16 वर्षीय सुजाता को देखकर द्रवित हो उठा। कहाँ 50 वर्षीय ठाकुर और यह फूल सी नई ठकुराइन, कैसे क्या हो गया, इसका जीवन कैसे चलेगा। उनकी बुद्धि पर मानो ताला लग गया था। ठाकुर निकले होशियार। वे सुजाता के छोटे भाई को अपने साथ ले आए थे ताकि नववधू अपने को अकेला महसूस ना कर सके और उस पर दबाव भी बना रहे। मुनीम रतनमणि से कहकर घर के 2 कमरे शानदार ढंग से सजवा दिए गए, जहां सुजाता के भाई को ठहरा दिया गया। अस्तबल में जाकर उसे अपनी प्रिय दिखाई और पूछा, क्या घुड़सवारी सीखोगे? हाँ जीजाजी, क्या मुझे घुड़सवारी आ सकती है? इस उम्र में सब कुछ आ जाता है, ठाकुर बोले। कल से ही हम खुद तुम्हें लक्ष्मी की सवारी कराएंगे। क्या ये मुझे गिरा तो नहीं देगी? नहीं, बहुत सीखी पड़ी हुई है। जहां तक मैं कहूँ वहीं से लौटकर आ जाती है। यमुना जा, नहर तक भैया को घुमा लाना। करते हुए उन्होंने बच्चे को घोड़ी पर बिठा दिया। धीरे धीरे जाना। घोड़ी ने हिनहिनाकर मानो हामी भरी। थोड़ी देर में ही वो विपुल को घुमाकर वापस ले आई थी। सुजाता 2-3 दिन की थकी थी तो ससुराल में मौका पाकर लंबी नींद सोई। चाची माँ ने उसे वहीं खाना भिजवा दिया था। ऐसे नर्म बिस्तर, पानी के छिड़काव से ठंडी हुई छत, पंखा झूलते हुए अनुचर, उसके लिए सब कुछ अप्रत्याशित था। देसी घी की महक से उसका महक उठा था। उसने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था। ठाकुर सुजाता को ब्याह तो लाए थे, किंतु उन्हें ग्रामीण बालकों का परिहास आज भी विचलित कर रहा था। कानों में वे शब्द आज भी गूंज रहे थे, दद्दा, हम भी देखें सुजाता जी के दूल्हे को। हे भगवान, इनका तो आगे का एक दांत टूटा हुआ। एक बोला था। दूसरे ने कहा, जरा पूछो तो कैसे टूटा, गिर गए होंगे। तीसरा किशोर बोला, नहीं, लगता है झड़ गया है। सारे के सारे लड़के हंस पड़े थे। ऐसा अपमान उन्हें कभी नहीं झेलना पड़ा था, किंतु वे भी क्या करें, उनका ये चौथा विवाह है। पहली तीनों पत्नियां किसी न किसी बीमारी से उनका साथ छोड़कर चलती बनी। उनका धन उन्हें बचा नहीं सका। औलाद के नाम पर बस एक 12 वर्षीय पुत्री थी, गीता। आज नहीं तो कल वो अपने घर चली जाएगी।
फिर इतना बड़ा राजपाट कौन देखेगा? एक पुत्र तो होना ही चाहिए। अब चौथी शादी उनकी हम उम्र स्त्री से तो होने से रही, निर्धन परिवार का व्यक्ति ही अपनी कन्या देता। किंतु गरीब आदमी के यहाँ एक बड़ी दिक्कत होती है, वे अपने बच्चों का विवाह बड़ी कम उम्र में कर देते हैं। ठाकुर के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने सुजाता से विवाह के लिए हाँ कर दी। एक लालच था, बस एक पुत्र हो जाता, इस आंगन में बाहर आ जाती। सुजाता के छोटे भाई को देखकर ही उनका जी ललचा गया था, इसीलिए अपने साथ में ले आए ताकि घर में कुछ चहल पहल मालूम हो सके। ना जाने क्यों उन्हें पुत्र प्राप्ति की इतनी लालसा क्यों है। सुजाता ने जब पूरे घर का चक्कर लगाया तो उसके कोमल पांव थक गए थे। छत से खेतों का दृश्य बहुत सुंदर दिखता था। घर के बाहर चबूतरे पर ट्रैक्टर खड़े थे। तभी उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ आया, बोला, देखो जीजी, उधर देखो, वो ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, हम वहां आज नहाकर आए हैं। उसके चेहरे की खुशी देखकर सुजाता ने उसको अंक से लगा लिया। तभी रत्नमणि आ गए और बोले, ठाकुरायन, ठाकुर साहब ने खेत और बाग घुमाने के लिए कहा है। उसने पूछा, आप कब चलना पसंद करेंगी? खेत और बाग, क्या मैं जा सकती हूँ? सुजाता ने प्रश्न किया। रतनमणि, हाँ क्यों नहीं, आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप ठाकुर की अर्धांगिनी हैं। सर पर चादर ओढ़कर सुजाता ने जब बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए तो चाची माँ ने कहा, दुल्हन, गुड़िया को भी साथ लेती जाओ, गुड़िया को घर में आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो आप अकेली हो जाएंगी। चाची माँ को 2 दिन पुरानी नववधू के तेवर देखकर हैरानी हुई। मन ही मन में कहा, इस बार ठाकुर से गलती हो गई, नई ठाकुरायन आम लड़कियों जैसी नहीं है। आने वाले वर्ष पंख लगाकर उड़ गए। सुजाता को ठाकुर साहब के घर के भीतर और बाहर का हिसाब समझ में आ गया। कुछ नहीं समझ में आया था तो अपने से 3 गुनी उम्र का पति इसे देखकर उसे अपने माता पिता, चाचा और ताऊ की याद आती थी। वैवाहिक जीवन में ना आनंद ही था ना प्रेम। रिश्ता समय के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, 2 समांतर रेखाओं की तरह जो दिखने में तो साथ साथ लगती हैं पर कभी नहीं मिलती हैं। सुजाता को उसकी माँ ने एक बात समझाई थी, यदि इस घर में राज करना है तो गुड़िया के बड़े होने की प्रतीक्षा करनी होगी। उसे एक अच्छे घर में ब्याहना होगा और जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी अपनी संतान हो जानी चाहिए, ताकि ठाकुर की कृपा तुम पर बनी रहे। यह सब सुनने के बाद उसका मन और उचाट हो गया है। इस तरह की सीख मुझे मत दो माँ। उसने माँ से कहा कि मैं तो ना समझ थी जब मेरा विवाह हुआ था, किंतु अब पिताजी और पड़ोसी सोमेश्वर पंडित पर बहुत क्रोध आता है। मेरा वश चलेगा तो मैं उन दोनों से इस जीवन में कभी भी बात नहीं करूंगी। उसकी माँ आश्चर्य से अपनी बेटी का मुंह देख रही थी। सुजाता से ठकुराइन तक की यात्रा बहुत ही पीड़ादायक रही। ना जाने क्यों अक्सर वो प्रेम के विषय में सोचने लगी है। ये प्रेम क्या होता है उसने नहीं जाना। उसका पति सभ्य है किंतु वृद्ध है, इस कारण से क्या वो प्रेम नहीं करती? उसने बहुत सोचने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि बात कुछ और ही है। प्रेम के लिए आवश्यक है समानता या आर्थिक आत्मनिर्भरता, एक ऐसा वातावरण जहां हल्के फुल्के क्षण हों, हाथ से हो, रूठना मनाना हो। ठाकुर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसे हर वक्त यह महसूस होता है उसके ऊपर एहसान किए जा रहे हैं। अब उसके भाई पर भी दानशीलता उड़ेली जा रही है। वो एक तरह की पराधीनता में घिरी हुई है। वो ठाकुर की चौथी पत्नी है, एक पल भी यह बात भूल नहीं पाती है। उसका बस चले तो ये बेड़ियां तोड़कर वो भाग जाए। वो देखना चाहती है क्या अपने बूते पर भी जीवन बसर किया जा सकता है। फिर ख्याल आता है बाहर की दुनिया का अनुभव भी कुछ ऐसा ही ना हो। उसके भीतर नैसर्गिक लालसा उत्पन्न हो रही है, कुछ करने की, किसी की मदद करने की।
ठाकुरायन को अनुभव की भूख लग गई थी। किसी ने सच ही कहा है, जब मनुष्य के पेट में अन्न पड़ जाए, सर पर छत हो और भविष्य के प्रति आश्वस्त मन हो, तो परोपकार करने के विचार जन्म लेना शुरू कर देते हैं। ठाकुरायन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठाकुरायन की तड़प बढ़ती जा रही थी। उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा था। जब माँ के घर थी, घर में सारे कामकाज में माँ का हाथ बटाती थी, थक कर मीठी नींद सो जाती थी। यहाँ का जीवन सुस्त सुस्त था, अकेलेपन से भरा हुआ जीवन। गुड़िया पढ़ने चली जाती है, घर में होती भी है तो भी ऊपर कमरे में नहीं आती। वो अपनी दादी के पास ही रहती है। इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है। उसके छोटे भाई का कमरा अवश्य ही ऊपर है, किंतु वो सुबह से ही उठकर गायब हो जाता है। गांव का हर लड़का उससे मित्रता करना चाहता है। उसके रंग ढंग बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे यहीं जन्मा हो। ऐसा ही रहा तो उसे बिगड़ते देर नहीं लगेगी। आँख खुलते ही ठाकुर साहब का दरबार सजता है, जो रात्रि में ही विसर्जित होता है और दोपहर में बस खाना खाने के लिए अंदर आते हैं। दिन भर चाटुकारों की महफिल सजी रहती है। चाय से शुरुआत होती है और हुक्के की चिल्म से सभा की समाप्ति होती है। उस रोज रतनमणि बड़ी प्रसन्नता के साथ ठाकुर के घर आया। उसके हाथ में मिठाई का एक दोना था जिसमें बूंदी के लड्डू रखे थे। वह सीधा ठाकुर के कमरे में गया और उन्हें बताया कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ठाकुर ने अपने गले से सोने की चैन उतारकर उपहार के रूप में उसे दे दी और बोले, हमारी ओर से बालक को पहना देना। ठाकुरायन को भी जाकर मिठाई खिला दो। रतन हिचक रहा था। वे बोले, इसमें संकोच की क्या बात है, हम कह रहे हैं जाओ। रतनमणि से पुत्र जन्म का समाचार सुनकर न जाने क्यों ठाकुरायन को घबराहट सी हुई। पता नहीं ये आदमी उसे अपनी ओर क्यों आकर्षित करता प्रतीत होता है। वो रतन से यथासंभव बचती फिरती है, पर दिन भर में एक दो मुलाकातें हो ही जाती हैं। कुछ दिनों से ठाकुर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो रात में भी कभी कभी रतनमणि यहीं रुकने लगा है अपने कमरे में। आराम करते हुए ही ठाकुर व्यापार का सारा हिसाब देखते हैं। ऐसे में उसकी स्थिति और अजीब हो गई है। वो काफ़ी देर छत पर बैठी रहती है। कब रतनमणि उनके कमरे से निकले तब वो जाए। उस दिन रतनमणि की पत्नी आई और शिकायत कर रही थी कि रतन उसके साथ समय नहीं बिताता है। चाची माँ ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम भी यहीं नीचे एक कमरे में अपने पुत्र को लेकर आ जाओ। अजीब है, इस घर के लोग जो भी आए उसके लिए एक कमरा खोल देते हैं। ठाकुरायन को हैरानी होती है। ठाकुर के शौक भी बड़े अलग हैं। सुना है रेस में पैसे लगवाते हैं और पैसे कमाने के लिए कोई भी धंधा नहीं छोड़ते। आधे से ज़्यादा गांव वालों को ब्याज पर पैसा दे रखा है। कुछ दिन पहले किसी काम से तिजोरी खोली तो वो दंग रह गई थी। छोटी छोटी पोटलियों में ना जाने कितने लोगों के जेवर रखे हुए हैं। उसे देखकर ही हैरान होने लगी है। रतनमणि की पत्नी जब से नीचे के कमरे में रहने आई, ठाकुर के घर के नौकरों की मौज हो गई। एक तो वो सुंदर थी, दूसरी चंचल भी। निकम्मे मजदूर उसके चारों ओर घूमने लगे और ठाकुरायन के कानों में नित नई बातें पड़ने लगीं। नीचे के हिस्से में अच्छी राजनीति हो रही है। गुड़िया पर भी वो बहुत स्नेह बरसाने लगी। अब गुड़िया हर जगह रतनमणि की पत्नी को ही ले जाने लगी है। कल विपुल ने बताया कि गुड़िया को बगल के गांव का एक लड़का रोज उसे कॉलेज से घर तक छोड़ने आता है। ठाकुरायन के कान खड़े हो गए थे। हे भगवान, अगर गुड़िया के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो कोठी की बहुत बदनामी होगी। इसीलिए कुछ दिनों से वो गुड़िया को कॉलेज से घर आने के लिए कार भेजने लगी थी। गुड़िया इस बात से ठाकुरायन से चिढ़ गई थी, किंतु कुछ बोल न सकी। साल खत्म होते होते ही एक अच्छा सा घर बर देकर ठाकुरायन ने गुड़िया के हाथ पीले करवा दिए।
कुछ दिन विवाह उत्सव की रौनक रही, किंतु दोबारा घर सूना हो गया था। सारे कामकाज खत्म करके जब ठकुराइन ऊपर जाने के लिए जा रही थी कि उसने रतनमणि को एक चारपाई पर दर्द में तड़पते देखा। वो उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मेरी नाभि हट गई है। बचपन से ही ऐसा हो जाता है, दवा देने से ठीक भी हो जाती है। ठकुराइन उसकी ओर बढ़ रही थी पर संकोच से पीछे हो गई और बोली, वैद्य जी को बुलाती हूँ, किसी को भेजती हूँ। ठकुराइन इतना कहकर आगे बढ़ी कि पीछे से रतनमणि की पत्नी आ गई। ना जाने क्यों पत्नी किसी बात पर जोर जोर से लड़ रहे थे। रतनमणि दर्द और गुस्से से बेहाल था। झगड़ा किसी तरह निबट ही गया होगा। वो ऊपर अपने कमरे में आ गई। क्या बेकार का तमाशा पाल लिया है चाची माँ ने, ठकुराइन ने सोचा। इसी बीच सरकार ने नया नियम पास किया है, अब कोई भी व्यक्ति ब्याज पर पैसे उधार नहीं दे पाएगा। ये जेवर गिरवी रखना भी अवैध घोषित कर दिया गया है। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है वो सब माफ। ठाकुर की कोठी शोक में डूब गई। उन लोगों ने चैन की सांस ली जो कर्जदार थे। इसी बीच गुड़िया ससुराल से 1 महीने के लिए वापस आई। उसने रतनमणि की पत्नी के कमरे में बैठकर अपने पति को प्रेम पत्र लिखा। विपुल को पत्र देकर कहा, मामा इसे डाक खाने में टिकट लगाकर पोस्ट कर दीजिएगा। गुड़िया और विपुल हम उम्र थे, किंतु गुड़िया उसे मामा ही पुकारती थी। विपुल घर से निकल रहा था कि ठाकुर साहब की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने गुड़िया का पत्र अपने कब्जे में कर लिया। रात्रि में ठकुराइन ने तकिए के नीचे खुला लिफाफा देखा तो अचंभित रह गई। ठाकुर साहब बोले, तुम्हारे भले के लिए ही पढ़ रहा हूँ, कहीं दामाद की नजर हमारी जायदाद पर तो नहीं है। ठकुराइन सोचने लगी, कैसी मानसिकता के हैं ये अमीर लोग, अपनी बेटी पर ही भरोसा नहीं है। वो कुछ ना बोली पर उसका जी चाह रहा था कि कहीं दूर एकांत में चली जाए, जहां इनमें से किसी की भी शक्ल उसे ना देखनी पड़े। उस दिन ठकुराइन अपने पति से बोली, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं किसी ड्राइवर का इंतजाम करता हूँ। ठकुराइन पूरे 3 वर्ष बाद अपने घर जा रही है। माँ अक्सर आकर उससे मिल जाती है पर रुकती नहीं है। अब रतनमणि के यहाँ पुत्र जन्म ने उसके मन में और भी डर पैदा कर दिया है। इतने वर्ष हो गए पर उसकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। उसे लगता है वो ठाकुर के किसी काम की नहीं। फिर वह वहां क्यों है, ये प्रश्न उसे खाए जाता है। सुजाता जब घर के पास पहुंची तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उसी का घर है। उसका पुराना टूटा फूटा मकान एक सुंदर पक्के घर में तब्दील हो गया। अंदर से छोटे भाई बहनों की हंसने की आवाज आ रही थी। माँ सुजाता को देखकर बहुत खुश हुई। उसे अपने हृदय से लगा लिया। माँ, तुमने बताया नहीं ये घर कब बनवा लिया? अब पानी वानी पिएगी या आते ही प्रश्न शुरू कर दिए। माँ ने लाड दिखाते हुए कहा, मेरा मतलब है माँ, इतने पैसे कहाँ से आए? माँ बगले झांकने लगी थी। ठाकुर साहब ने मदद की है। सुजाता बोली, बता तो दिया होता, छुपाने की क्या बात थी? हम लोग तो मना कर रहे थे किंतु ठाकुर न माने, कहने लगे अब आप हमारे रिश्तेदार हुए, आपकी तकलीफ हमारी भी तकलीफ है। माँ बोली, वैसे ठाकुर बहुत नेक आदमी है माँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग विपुल को यहीं अब वापस बुला लें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अपना घर उजियारा करना चाहिए, बस यही कहने में आई थी, अब मैं चलती हूँ। ठकुराइन चाह कर भी अपनी कटुता छिपा ना पाई। माँ बोली, ठीक है बेटा, वापस बुला लेंगे, लेकिन तुम रुकती तो अच्छा लगता। नहीं, वहाँ घर पर भी लोग अकेले हैं, और हाँ, मैंने आपसे कहा है यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए, न ठाकुर साहब को पता चले न ही विपुल को। सुजाता वापस लौटाते हुए पहले से ज्यादा दुखी थी। आखिर कैसे हैं उसके माता पिता इतने लालची, सिर्फ अपना भला देखते हैं। ये सब उसने सोचा था वो अपने घर जाकर रहेगी, पर वहां भी ठाकुर साहब की कृपा बरस रही है। 2-4 दिनों में विपुल को भी पता चल गया, उसे वापस अपने घर जाना पड़ेगा। वो घर वापस जाने के लिए तैयार न था। उसे इस घर में ऐसो आराम भा गए थे। सो उसने सुजाता के पैर पकड़ लिए। जी मुझे गांव मत भेजो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। विपुल ने अपना वचन निभाया। बाद में सारी उम्र अपनी बहन और जीजा जी की सेवा की। क्या हुआ, परेशान हो? चाची माँ ने ठकुराइन से कहा। हाँ चाची माँ, मुझे बताओ, शायद कुछ मदद कर पाऊं। ठकुराइन, इस जीवन से ऊब होने लगी है चाची माँ, किंतु मनुष्य का जीवन तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, किसी पुरुष ने लिखा होगा, यदि स्त्री लिखती तो ऐसा ना लिखती। ठकुराइन बोली, स्त्रियां जब तक हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने सुख के लिए पुरुषों की ओर ताकते, ऐसा ही होगा। चाची माँ बोली, जीवन सदैव आगे बढ़ने का नाम है, स्त्रियां बार बार विराम ले लेती हैं।
यही गलती करती आई हैं, जब तक सुधार नहीं करेंगी दुखी होती रहेंगी। कभी पिता को दोष देती हैं तो कभी पति को लेकर परेशान होती हैं। स्त्री का जीवन स्त्री के जीवन का उद्देश्य खाली विवाह और संतान उत्पत्ति नहीं है। जिस दिन ये बात समझ लेगी औरतें, उनके जीवन में सुख अपने आप आ जाएगा। ठाकुरायन समझ गई, उसे ही समझा रही हैं। मुझे पता है क्या लगता है। ठाकुरायन कुछ पल के लिए रुक गई। हाँ बेटा बताओ। मैं सोचती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। विवाह के नाम पर धोखा था, ये सिर्फ मैंने ही नहीं ठाकुर साहब ने भी धोखा खाया है। तुम साहसी हो, साथ ही सच्ची भी हो। चाची माँ ने कहा। हाँ, मुझे झूठ और बनावट पसंद नहीं है, सुजाता बोली। चाची माँ ने कहा, मैं सोचती थी काश मेरी एक बेटी होती, पर अब सोचती हूँ अगर बेटी होती तो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए थी। आज से मैं आपको माँ कहूंगी, आपको बेटी मिल जाएगी और मुझे माँ। इतने वर्षों में पहली बार ठकुराइन ने चाची माँ को आदर से देखा था। हम लोग मिलकर स्त्रियों के लिए कुछ करते हैं, वे बोली। ठकुराइन को लगा चाची ने उसके मुंह की बात छीन ली हो। चाची माँ ने कहा, कल ही रतनमणि से कहकर नाउन से अपने घर में कीर्तन का न्योता पूरे गांव में भिजवा देंगे। ठकुराइन बोली, सभी स्त्रियों को न्योता दे देते हैं, देखते हैं वे कुछ करना चाहती हैं या नहीं। उसने चाची माँ को अपने प्रस्ताव की रूपरेखा समझाई। सबसे पहले संगीत की कक्षा प्रारंभ करते हैं, फिर अगले महीने पड़ोस के गांव की स्त्रियों को जमा करके एक साथ भजन संध्या का आयोजन कर लेंगे। लड़कियों के लिए प्रतियोगिता भी रख देंगे। चाची माँ बोली, इस बार नौटंकी वालों का पत्ता साफ कर रही हो। नहीं, नौटंकी वाले तो पूरे महीने के लिए आते हैं, हमारा तो बस एक रात्रि का जागरण या फिर कुछ घंटे का कीर्तन होगा। ठाकुरान ने लड़कियों को टोली को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे एक हफ्ते तक उनके जलपान की व्यवस्था की, ताकि उनकी दिलचस्पी यहाँ आने में बनी रहे। घर में ही हलवाई लगाकर पकवान बनवाए। एक महीना बीतते बीतते ठकुराइन ने आसपास के कई गांव में संपर्क साध लिया। ठाकुर साहब ने उसका उत्साह देखकर रतनमणि को ठकुराइन की मदद के लिए नियुक्त कर दिया था। रतन बागपट तो था, उसकी वजह से स्त्रियों की अच्छी भीड़ जमा हो रही थी। उसके साथ घूम घूम कर ठकुराइन ने सभी स्त्रियों के हुनर को ध्यान में रखते हुए अपने गांव में एक बड़ी सामुदायिक योजना चलाई, जहां से स्त्रियां छपाई किए हुए कपड़े और धागे ले जाएं और उन पर कढ़ाई करने के बाद अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त कर सकती हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि उस दिन रतनमणि की स्त्री ठाकुर के घर के आंगन में जोर जोर से लड़ाई करने लगे। उसका कहना था कि रतन अब घर के लिए बिल्कुल समय नहीं देता, वो छोटे बच्चे को लेकर बहुत परेशान। रतन को मैं अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो अपना बच्चा संभाले और मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी शोर सुनकर ठकुराइन बाहर आ गई। तुम भी हमारे साथ काम क्यों नहीं करती हो ना? मैं आपकी तरह खाली हूँ और ना ही गांव गांव किसी पर पुरुष के साथ घूमना पसंद करती हूँ। ठकुराइन ने सुना तो उसके अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने में रतनमणि आ गए और अपनी पत्नी को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगे, किंतु वो जाते जाते बोली, मेरा मुंह कोई भी बंद नहीं करा पाएगा। बड़े लोगों की करतूत मैं नहीं सहने वाली हूँ। ठकुराइन, मेरा पति तुम्हारे जादू में गिरफ्तार है, उसे छोड़ दो। रतन की पत्नी के जाने के बाद सुजाता को लगा वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। एक पल में ही सारे स्वप्न चकनाचूर कर गई थी। ये औरत, घर में कितने नौकरों ने सुना होगा, अब पूरे गांव में बातें बनेंगी। रतनमणि अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में बंद हो गया। उसकी पत्नी भी अपने हिस्से से बाहर नहीं आई। ठकुराइन भी ऊपर से नीचे नहीं उतरी थी। फिर एक सुबह जब रतनमणि का पुत्र रो रहा था, तब रतन अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पूरी कोठी में बदहवास सा घूमने लगा। उसकी पत्नी को चारों ओर खोजा गया, वो कहीं भी नहीं मिली। कहाँ जा सकती है? ताला बंद था कोठी में, बाहर का गेट भी बंद था, बाहर नहीं निकल सकती। किसी ने कहा, छत के ऊपर जाकर देखो। वाकई बड़ी हिम्मत औरत थी। छत से रस्सी की सहायता से नीचे उतर गई। अवश्य कोई साथी भी होगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। रतन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उधर चारों ओर ठाकुर के आदमियों ने रतनमणि की पत्नी की खोज शुरू कर दी। जब असफलता हाथ लगी तो पुलिस स्टेशन में जाकर उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दी। करीब एक हफ्ते बाद वह अपने प्रेमी के साथ स्वयं थाने में उपस्थित हो गई थी। थानेदार ने जब दोनों को हड़काना चाहा तो वह बोली, अगर आप लोग मुझे वापस भेजेंगे तो फिर से मैं भाग जाऊंगी। मैंने दूसरा ब्याह कर लिया है। थानेदार ने पूछा, तुझे क्या जरूरत पड़ी कि अच्छे भले पति और बच्चे को छोड़ दिया? वो बोली, दरोगा जी, मैंने खुशी से अपने पति को नहीं छोड़ा है।
बस मैं उसके साथ खुश नहीं थी। मैं ना खुद को और ना उन्हें धोखे में रखना चाहती, लेकिन भागने की क्या ज़रूरत थी? कोई मुझे बताकर आने देता क्या? मेरे माता-पिता, ठाकुर ठाकुराइन, ये समाज सब मेरे विरोध में खड़े हो जाते। ज़्यादा मुँह ना खुलवाइए दरोगा जी, किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अब वो दिन गए जब ठाकुरों की कोठी में गुलाम बन के भी लोग अपनी इज्जत को ढांपे रहते थे। वो बोली, लाख देश आज़ाद हुआ हो, अब भी आखिरकार आपके थाने में उपस्थित होना ही पड़ा है। रतनमणि को बुलाया गया तो उसकी स्त्री ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। अजीब मुसीबत थी, दरोगा जी का सिर घूम गया था। थाने में ऐसा पहला केस था। रतन ने कहा, थानेदार साहब, मेरा उससे अभी तभी तक नाता था जब तक वो मेरी पत्नी थी। यदि उसने मुझे अपना पति मानने से ही इनकार कर दिया तो उसे जहाँ जिसके साथ जाना है जाने दिया जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। दरअसल उसे बहुत झटका लगा था कि उसकी पत्नी का 7 वर्षों का संबंध था। कभी छुटपुट लड़ाइयाँ हो जाती और सुलह भी हो जाती थी। ऐसा क्या हो गया जो वो उसका त्याग करके चली गई? वो अपनी उदासी के जाल में फंसता ही जा रहा था। दुख से ज़्यादा अपमान की आग लगी हुई थी। वो अपनी अलमारी साफ कर रहा था कि उसके हाथ एक पत्र लगा, जो उसकी पत्नी ने जाने से पहले उसके लिए लिख छोड़ा था। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। प्रिय रतनमणि, जब तक ये पत्र मिलेगा मैं आपसे दूर जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ आपके मन में मेरे लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बात आपको लिख कर बता रही हूँ। यहाँ जो बंधन थे उनसे उमंग मर गई थी। बिना उमंग के मैं नहीं जी पाऊंगी। आपको पता है, आज के परिप्रेक्ष्य में बेशक मेरा यह कदम गलत कहा जा सकता है, किंतु आने वाले समय में हर किसी को अपने मनपसंद साथी को चुनने का हक होगा। मैं समय का इंतजार तो नहीं कर सकती, बस इसीलिए जा रही हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं, एक वफादार सेवक भी हैं। किंतु जब से हम लोग ठाकुर की कोठी में आ गए हैं, मेरा आपके प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया है। अच्छा होता कि हम लोग बाहर ही रहते और बहुत सी बातें मुझ में छुपी रहती। मैं भी आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर लेती, जैसे आम स्त्रियां अपने बच्चे को बड़ा करती हैं और कभी कभी नए गहने बनवाकर खुश होती हैं। किंतु यहाँ आकर मुझे सबके सारे कच्चे कच्चे चिट्ठे पता चल गए और दुख इस बात का है, इन सब में आप भी बराबर के भागीदार हैं। मैं अगर आपसे बात करती तो क्या आपसे अंधभक्ति छोड़ देते? किसी स्त्री के कहने से आज तक तो पति ने कुछ छोड़ा नहीं है, तो आप क्या ठाकुर की नौकरी छोड़ देते? नहीं ना। बस इसीलिए मैं जा रही हूँ। जो प्रश्न मुझे विचलित करते थे, क्या आप जानना चाहेंगे? सबसे पहला, इस घर में मर्यादा नहीं है। एक वृद्ध अपने से बहुत छोटी स्त्री को लेकर सिर्फ इसीलिए आ जाता है क्योंकि उसे संतान चाहिए, जबकि उसकी संतान है पर पुत्री नहीं, उसे तो एक पुत्र चाहिए। दूसरा, पूरे गांव के लोगों को मैं बैठक में गिड़गिड़ाते हुए देखती हूँ, मेरा जी रो जाता है। थोड़े से पैसों के लिए उनकी जमीन के पेपर, उनके गहने, बर्तन भाड़े तक आप लोग जमा कर लेते हैं। नहीं देखा जाता ये सब? मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो किसी भी अपराध में शामिल हो। जी हाँ, मेरी दृष्टि में यह सब अपराध ही है। और अगर ठाकुर अपराधी न होते तो इतने शास्त्रों का भंडार करने की क्या आवश्यकता थी? इस घर में अगर मुझे कोई प्रिय है तो वह गुड़िया। बेचारी बदनसीब लड़की, अपने पिता के होते हुए भी वह अनाथ है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका विवाह हो गया और वह अपने घर चलेगी। मैं तो ईश्वर से बस यही दुआ करती हूँ, एक दिन स्त्रियों को सद्बुद्धि दे और वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। बस मेरा दृष्टिकोण साफ है, दुनिया को चाहे सही लगे या गलत, किंतु मैं जा रही हूँ। मुझे वापस लाने या ढूंढने की कोशिश मत करना। या ठाकुर की मदद से तुम वापस ले भी आए तो यकीन मानो मैं जहर खा लूंगी या फांसी लगा लूंगी। बेटे को साथ ले जाना चाहती थी, किंतु उसे आपके पास छोड़ रही हूँ। लता के पत्र को पढ़ते ही रतनमणि के पसीने छूट गए। हर वक्त हंसती खिलखिलाती लता उसे कट सत का आईना दिखाकर चली गई थी। उदास रतन ने दुख और निराश भी उसने पत्र के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनमें आग लगा दी। साथ ही साथ अपने रिश्तों को भी मानो अंतिम विदाई दे दी हो। तभी उसका पुत्र आ गया और बोला, पिताजी भूख लगी है। हाँ बेटा, दूध पिएगा? नहीं, मुझे पूड़ी खानी है। पिताजी, माँ कब आएंगी? पूछा तो रतन निरुत्तर हो गया। दिन गुजरते जा रहे थे, वो ठाकुर ठकुराइन के सामने नहीं पड़ रहा था। जब से लता कोठी छोड़कर चली गई, ठकुराइन का रात दिन का चैन उड़ गया। उसके लगाए आरोपों ने उसका जिगर छलनी कर दिया था।
वैसे भी उसके जीवन में चैन कहाँ है। शादी के बाद से कितनी रातें उसने रो रो कर छत पर टहल टहल कर गुजारी हैं। वो किससे कहे उसका अपना कोई अस्तित्व है। यही तलाशने के लिए उसने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया था, किंतु सब कुछ खराब हो गया। अब आगे कैसे ठीक होगा उसे पता नहीं है। अगर लता ढूंढने से नहीं मिली तो मैं कभी भी स्वयं को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। निर्लज औरत मेरे जीवन में कांटे बोकर चली गई। जो बात मैं कभी अकेले में भी नहीं स्वीकारना चाहती, वो उसने सभी नौकरों के सामने कही। वो तो भला हो ठाकुर साहब तक किसी की हिम्मत नहीं है बात पहुंचाने की, वरना गजब ही हो जाता। ठाकुराइन ने छत से नीचे झांका। विपुल की आवाजें आ रही थी। आजकल ठाकुर का काम वही देख रहा था। ठाकुर कचहरी की कार से प्रातःकाल ही निकल जाते थे। किसी नीचे चबूतरे पर बहसबाजी चल रही थी। किसी को डांट रहा था विपुल। मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से लाओगे, किंतु जब ले गए थे और लौटाने का वादा किया था तो लौटाओ, नहीं तो अपने बैल हमारे यहाँ जमा करा जाओ। नहीं सरकार, बैलों के बल पर ही 4 पैसे कमा पाते हैं। हमारा सहारा है, इसीलिए तो उधार वापस करने को कह रहे हैं। बस 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। फसल कटते ही जैसे फसल कटते ही पैसे जमा कर दूंगा। ठकुराइन नीचे उतर आई थी। उसने एक आदमी को अपने पास बुलाया और पूछा, कितने रुपए की उधारी है? जी मालकिन, उसने 100 रुपए लिए थे। 1 साल में 1 पैसा भी नहीं दे पाया। पिछले साल बिटिया का ब्याह किया था। अभी और बेटियां भी हैं। ये लो 100 रुपए विपुल को दे देना और कहना मैंने उसे बुलवाया है। जी मालकिन। कहीं भैया बुरा ना मान जाए। तुम किसका कहना मानोगे, मेरा या भैया का? जी समझ गए मालकिन, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। थोड़ी देर में विपुल ठकुराइन के सामने सिर झुकाए खड़ा था। ठकुराइन बोली, ये जो आज हरकत की है आखिरी होनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा सारा सामान सड़क पर फेंकवा दूंगी। समझे? जी जी जी। इंसान को अपना अतीत कैसे इतनी जल्दी भूल जाता है, मुझे ताज्जुब होता है। विपुल कुछ ना बोला, बस सिर नीचे किए रहा। तभी बाहर गेट पर बीडीओ साहब आए। उन्हें बैठक में बिठाने के बाद चाची माँ ने ठकुराइन को संदेश भेजा, तुरंत नीचे आओ, बीडीओ साहब बुला रहे हैं। बीडीओ साहब ने ठकुराइन का अभिवादन करते हुए कहा, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। सुना है आप ग्रामीण स्त्रियों के लिए बहुत नेक काम कर रही हैं। हम लोग उसी कार्य को आगे बढ़ाने आए हैं। सरकार की ओर से सभी स्त्रियों को कुकिंग, बेकिंग क्लासेस, फल संरक्षण की विधियां सिखाई जाएंगी, जिससे कि लड़कियां चाहें तो आगे कुटीर उद्योग के रूप में कार्य कर सकती हैं। हमें आपसे बस थोड़ी सी जगह और लड़कियां चाहिए जिन्हें हम सिखा सकें। हम यह भी चाहेंगे हमारे शिक्षक आपकी देखरेख में कार्य करें। क्या आपको हमारा यह निवेदन स्वीकार है? ठकुराइन की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, बहुत अच्छा इरादा है, नेकी और पूछ पूछ। मैं अपने तन मन धन से इस कार्य में आप लोगों का सहयोग करूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बीडीओ साहब ने कहा, चलता हूँ और शीघ्र ही मिलूंगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। ठकुराइन ने कहा, क्या पियेंगे, मीठी लस्सी, छाछ या दूध? उसके इतना कहते ही अंदर से एक सेवक चमकते हुए चांदी के लोटे को एक सुंदर सी ट्रे में रखकर उपस्थित हो गया। इतना सारा हम गांव वाले तो पूरा लोटा भर के पी जाते हैं। आज आप भी कोशिश कीजिए, आप पी सकेंगे। हमारे यहाँ कप प्लेट में मेहमानों को नहीं परोसते हैं। ठकुराइन हंसी थी और बीडीओ उस स्त्री की हंसी पर मंत्रमुग्ध हो गए। बातचीत में शालीनता, मृदुल हास्य, चाल में गरिमा और उत्तम कोटि का वस्त्र चैन ठकुराइन को आम स्त्रियों से भिन्न बना रहा था। वे सोच रहे थे किसी प्रोढ़ा से मुलाकात होगी। ये तो 20-25 वर्ष की युवती थी। उसका चुंबकीय व्यक्तित्व ऐसा था कि वो मुंह पास में गटागट पूरी लस्सी का लोटा एक सांस में गटक गए। ठकुराइन मुस्कुराई और अपने सेवक से कहा, जरा रतनमणि को बुला दो, बीडीओ साहब को संस्था घुमा लाएंगे। चाची मन ने ठकुराइन को अपने पास बिठाया और कहा, हर व्यक्ति के जीवन का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ईश्वर ने तुम्हें स्त्रियों के भाग्य को बदलने के लिए चुना है। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। बेटी, आगे बढ़ो, अपनी पहचान बनाओ। ठकुराइन की आंखों में आंसू थे। तुमको दूसरे के आंसू पोंछने हैं, ऊपर से कठोर दिखोगी, तभी यह कार्य संभव होगा। मुझसे संभव नहीं हो पाएगा, मैं अकेली हूँ। तुम्हारे साथ रतन है। ठकुराइन सोच में पड़ गई। क्या अर्थ है चाची माँ की बातों का, कभी फुर्सत से पूछूंगी। तभी गुड़िया के घर से टेलीग्राम आया, गुड़िया और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है।
पति पत्नी दोनों को बहुत चोट आई है, वे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। ठाकुरायन और रतनमणि शहर के लिए रवाना हो गए थे। वो बहुत परेशान थी, उसने गुड़िया का ब्याह जबरदस्ती करा दिया था और दामाद जी को इतनी चोट भी लग गई, अगर उन्हें कुछ हो गया वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। रतनमणि उसकी भावना को समझ रहा था। वो बोला, गुड़िया और कुंवर सिंह ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ईश्वर करे ऐसा ही हो। अस्पताल आ गया था, दोनों लोग आईसीयू में थे। दामाद जी का ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा था, गुड़िया की टांग की हड्डी में फ्रैक्चर था। ठाकुरायन ने गुड़िया का माथा सहलाया तो गुड़िया रो पड़ी और बोली, मेरे पति को बचा लीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक होगा, हिम्मत रखो, मैं हूं ना। करीब 15 दिन बाद गुड़िया की अस्पताल से छुट्टी हो गई। इन दिनों में उसके और ठकुराइन के बीच का द्वेष कम हुआ था। ठकुराइन आग्रह करके गुड़िया को अपने साथ घर ले आई। दिक्कत ये थी कि दामाद जी अभी भी आईसीयू में भर्ती थे। शारीरिक रूप से अस्वस्थ गुड़िया ने खाना पीना छोड़ सा दिया था। उसका कहना था, जब तक उसका पति अपने आप उठकर बैठ नहीं जाता वो अन्न ग्रहण नहीं करेगी। गुड़िया की इस जिद ने ठकुराइन बहुत आहत हुई। कहीं ना कहीं उसको ये बात कचोट रही थी कि गुड़िया आज जिस परिस्थिति में है उसकी जिम्मेदार वो भी है। एक और वो गांव की लड़कियों को आगे बढ़ाने का स्वप्न देखती है, दूसरी ओर उसके पति की संतान अपने ही घर में उपेक्षित है, सिर्फ इसीलिए कि वो पुत्री है। गुड़िया अब भी अपनी दादी माँ का स्नेह पा रही थी और दादी जिसके साथ कोई रक्त संबंध नहीं है। दामाद जी की सलामती के लिए ठकुराइन ने अपने घर में जगराता रखा, जिसमें पूरे गांव की हर स्त्री को न्योता भेजा गया था। इसका उद्देश्य गुड़िया का मन बहलाना भी था। शाम होते ही पंडित जी समेत स्त्रियों की संख्या बढ़ने लगी। तभी शुभ वस्त्र धारण किए, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए, मुंह में पान रचाए हुए एक स्त्री ने प्रवेश किया, जिसे देखकर ग्रामीण स्त्रियों के बीच खुसर पुसर प्रारंभ हो गई। पंडित जी भी अपनी जगह से उठ गए, उस स्त्री को प्रणाम किया। चाची माँ ने आगे जाकर उसका स्वागत किया। ठकुराइन से कहा, बेटा यह बुआ है। इस गांव का कोई भी जगराता इनकी उपस्थिति के बिना अधूरा नहीं होता। ठाकुर के गांव में उनका अपना विशेष स्थान है, जाकर उनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो। आज तक कभी भी ठकुराइन ने इतना हंसमुख और गरिमामयी चेहरा गांव में नहीं देखा था। वो बुआ को अपलक निहारती रही। उस अद्भुत व्यक्तित्व की मालकिन स्त्री ने उसके सर पर प्रेम से हाथ फिराया और कहा, यशस्वी भव, तुम्हारा बहुत नाम सुना था। ठकुराइन आज दर्शन भी हो गए। जगराते के प्रथम 5 भजन बुआ ने गाए। उनकी टेर में दर्द था, लगता था ईश्वर स्वयं उनकी पुकार से खिंचे चले आ रहे हैं। सरस्वती कंठ में विराजमान हो, संस्कृत उच्चारण लय ताल की समझ उसे ग्रामीण स्त्रियों से अलग कर रही थी। भजन गाने के बाद वो स्थान से उठी तो ठाकुर उनके पीछे पीछे हो लिए। रतनमणि, बुआ के घर तक छोड़कर आओ। जी सरकार। मंत्रमुग्ध सी ठकुराइन उस स्त्री के पीछे चल पड़ी थी। उसे मोटर कार तक बैठाने के लिए बुआ ने कहा, पूजा से उठकर आना अच्छा नहीं है मेरी बच्ची, तुम यहाँ की व्यवस्था देखो, मैं चली जाऊंगी। गुड़िया की अवस्था में सुधार आने लगा था, घर में शुभ शकुन आने लगे थे। उस दिन सुबह सुबह रतनमणि जब तक अस्पताल के लिए निकल रहा था, गुड़िया दौड़ कर आई, उसके पास आ गई और बोली, चाचा मैं भी चलूंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम कार चलाना क्यों नहीं सीख लेती हो। गुड़िया ने कहा, हाँ चाचा अवश्य सीखेंगे, एक बार उनको घर आने दीजिए। क्या हम लोग रास्ते में मठिया होकर चल सकते हैं। मेरा बहुत विश्वास है कि मठिया वाले हनुमान जी मेरे पति को अवश्य जीवन दान देंगे। गुड़िया ने पहली बार रतनमणि से कुछ मांगा था। उसका हृदय द्रवित हो गया। बिटिया रानी, आप जैसा कहेंगी वैसा करूँगा। इधर गुड़िया और ठकुराइन में मित्रता का संबंध स्थापित हुआ। कहीं ना कहीं ठाकुर साहब की नज़रों में ठकुराइन की इज्जत बढ़ गई थी। ठाकुराइन ने इन दिनों जीवन और मृत्यु को बड़ी करीबी से देखा था। ठाकुर साहब के प्रति उसके मन में जो विचार थे वे भी बदल रहे थे। उनके स्नेह की ऊष्मा उस तक पहुंच रही थी। साथ ही अब जाने ही रतनमणि का साथ अब कई घंटों तक के लिए उपलब्ध हो गया था। उसका मन गुनगुनाने को करने लगा था। उस रोज ठाकुर साहब ने छत पर टहलते हुए अपने आप अपनी जीवन कथा छेड़ दी थी। वे बोले, जानती हो, मैंने जब होश संभाला तो मुझे पता चला कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है। जिन्हें मैं माँ समझता हूँ वो मेरी चाची हैं। मैं जिन्हें माँ समझता हूँ वो मेरी चाची हैं। मैं बालक था, यही कोई 7-8 बरस का। बहुत खिन्न हुआ जब
10-12 वर्ष का हुआ, हमारे घर एक नवयुवक सा साधु आया करता था। चाची उसे प्रणाम करती, उसके भोजन की व्यवस्था करती, किंतु वह बैठक में थोड़ी देर रुकता और चला जाता था। वे बोले, मैंने उसके जाने के बाद चाची माँ की आंखों में आंसू देखे थे। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला उनका इकलौता पुत्र है, यानी कि मेरा चचेरा भाई। मैं तब बच्चा ही था, फिर भी प्रसन्न था। अच्छा है जो ये साधु बन गया, अन्यथा मुझे इस घर में संपत्ति के साथ प्रेम का भी बंटवारा करना पड़ता। उनके मुख पर अलग सी हंसी आई। बस बचपन से ही कुछ अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। मुझे इसलिए कह सकती हो कुछ संवेदनाएं मर सी गई हैं। ठाकुरायन शांत भाव से सुन रही थी। जब से तुम जीवन में आई हो, जीने की इच्छा ने जन्म लिया है। न जाने क्यों लगता है जैसे जीवन का संध्या काल शांत और सुंदर गुजरेगा। वो तुम हैरान होकर जिस स्त्री को देख रही थी, उस दिन जगराते में दरअसल यहाँ अपना कोठा चलाती थी, पर उनके अपने नियम थे। छोटे लड़कों को भगा देती थी, कहती थी तुम्हारी बुआ हूँ, इसीलिए गांव के सब बच्चे बड़े उन्हें बुआ कहते हैं। उन्होंने अपने कार्य से बरसों पहले रिटायरमेंट ले लिया है। पहले क्या रौनक होती थी उनके यहाँ, तुम सोच नहीं सकती हो। बुआ की वजह से हमारे गांव में कभी डकैती नहीं पड़ी। वे हंसे और ठाकुरायन डर गई। उसका डर देखकर ठाकुर बोले, जब इस घर में संबंध जोड़ा है तो तुमको यहाँ का इतिहास पता होना चाहिए ठाकुरायन, अन्यथा मेरे स्वर्ग सुधारने के बाद लोग तुम्हें न जाने क्या क्या सिखाएंगे और किनारे फेंक देंगे। दुनिया बड़ी जालिम है, इसका उजला और स्याह पहलू सबको पता होना चाहिए। वो हतप्रभ सी ठाकुर की बातें सुन रही थी, तभी रतनमणि आया। बहुत घबराया हुआ था। बोला, साहब पक्की खबर है, गांव की नहर के पास डाकू नाहर सिंह ने अपना पड़ाव डाला हुआ है। कभी वो कभी भी वो हमारे गांव की ओर रुख कर सकता है। ठाकुर बोले, आज ही ठकुराइन और गुड़िया को बुआ के घर पहुंचा दो। सभी को सावधान कर दो, किसी अनजान के आने पर गेट नहीं खोलेंगे। जो नए शस्त्र खरीदे हैं, चलाना सीख लिया था। जी ठाकुर, डरने की कोई बात नहीं है, हम उसका मुकाबला करेंगे। किसी ने अवश्य मुखबिर की है, पर कोई बात नहीं, हम निपट लेंगे। 2 पल पहले शांत दिखने वाले ठाकुर अब एकदम बदल गए थे, मानो किसी युद्ध के लिए तैयार हों। विपुल को भी बुलाया गया था और रतनमणि के साथ मिलकर उसने सभी बंदूकों राइफल्स को अपलोड किया। उसकी घबराहट देखकर ठाकुर बोले, हमारे पास सभी लाइसेंस हथियार हैं, डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात्रि के करीब 11 बजे थे। कोई बुआ का दरवाजा जोरों से पीट रहा था। बुआ ने पूछा, कौन कौन है? मैं हूँ बुआ, नाहर सिंह। कई दिनों से मेरे साथी हो और मैंने कुछ नहीं खाया है। जो भी व्यवस्था हो करिए बुआ। कितने आदमी हो? अंदर से आवाज आई। 15 लोग हैं, बाहर ही छुप जाओ, 1 घंटे बाद आना। पानी मिलेगा क्या? हाँ, अभी भिजवाती हूँ। एक सेवक से बुआ ने 2 सुराहियों में पानी भिजवा दिया। बुआ ने ठाकुरायन और गुड़िया को जगाया। भोजन की व्यवस्था में सभी लोगों की आवश्यकता थी। चूल्हे जल पड़े और फटाफट पूरियां तली जाने लगी। तभी नाहर सिंह ने बाहर से आवाज लगाई, बुआ, पुलिस के जवान कुछ ही दूर हैं, जो बन गया है दे दो। बुआ जब गुड़िया और ठाकुरायन और अपने सेवक के साथ बाहर निकली तो डाकुओं ने उन स्त्रियों के हाथ से झपट कर नमकीन पूड़ियाँ और अचार झपट लिए। तभी कोयल की बोली गूंजने लगी। पक्षी फड़फड़ाए। नाहर सिंह ने कहा, लगता है चलने का समय हो गया। उसके साथियों ने बचा हुआ खाना जेबों में ठूंस लिया और नाहर सिंह ने ठकुराइन से कहा, आज तुम्हारा नमक खाया है, जब भी आवश्यकता पड़े मुझे याद कर लेना। नहर के पार कोयल की आवाज निकालिएगा या सफेद दुपट्टे पेड़ पर लटका दीजिएगा, आप लोगों की मदद को कोई ना कोई पहुंच जाएगा। उसने हाथ जोड़कर ठकुराइन और बुआ को प्रणाम किया। डाकू लोग घोड़ों पर बैठे और जाते जाते बोले, बुआ, चूल्हों की आग बुझा दो, चुपचाप सो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठाकुराइन के जीवन में एक के बाद एक अजीब सी घटनाएं घटित हो रही थी। बुआ ने उसे देखकर कहा, अचंभित हो? जी बुआ, जिससे डरकर यहाँ छुपी थी उसे भोजन कराने के लिए ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। जिन घटनाओं से के लिए हम जीवन भर डरते हैं, दरअसल वो कभी घटते ही नहीं हैं। मुसीबतें भिन्न होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उनका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, तभी तो इंसान तड़प उठता है। बुआ की ज्ञान भरी बातें सुनकर ठकुराइन और गुड़िया सोच में पड़ गए। ये स्त्री कभी वेश्यावृत्ति में थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा। डाकू नाहर सिंह जा चुका था, मगर गुड़िया और ठकुराइन की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। बुआ भी जाग रही थी। बुआ ने बताया,
आज से कई साल पहले नाहर सिंह पड़ोस वाले गांव में एक बकरी चुराते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद गांव में कभी भी चोरी होती, इस बेचारे को ही पकड़ लिया जाता और हवालात में बंद करा दिया जाता। गांव वालों के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन उसने अपने बचाव में किसी लड़के को खूब मारा और गलती से उस लड़के की जान चली गई। तब से लेकर आज तक नाहर इधर उधर भटक रहा है। आज वह खुलेआम डाके डालता है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की व्यवस्था भी इस तरह के अपराधियों की जन्मदात्री है। नाहर कभी भी गरीबों को हाथ नहीं लगाता। उसकी दुश्मनी सिर्फ अमीर लोगों से है। अगर उसे पता चल जाए किसी गरीब कन्या की शादी के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसके घर मदद भी पहुंचाता है। लेकिन आप नाहर को कैसे जानती हैं? एक बार मैं और मेरे दूसरे पति, जो कि एक संगीत शिक्षक थे, रात में गांव आ रहे थे। हमें किसी खेत के पास शोर शराबे की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब हम वहां गए तो देखा नाहर को लड़के मार रहे हैं। क्योंकि मेरे पति एक शिक्षक थे, इसीलिए उन्हें देखकर लड़के भाग गए। तब हम दोनों इसे उठाकर अपने घर ले आए। कुछ दिनों बाद जब तक वह चलने लायक नहीं हो गया, तब तक हम लोगों ने इसकी सेवा की। तभी से मेरा और इसका माँ बेटे जैसा नाता हो गया। बाद में मैं यहाँ आकर रहने लगी। इसके डर से ही यहाँ कोई मुझे परेशान नहीं कर पाता। बुआ तो रहस्य का एक पिटारा थी। आपने कभी उसको डकैती छोड़ने के लिए नहीं कहा? ठाकुरायन ने पूछा। कहा था, मगर सुनता कहाँ है। कहता है वो डकैती छोड़ देगा तो लोग उसे फिर जीने नहीं देंगे। हर व्यक्ति के पास अपने कार्यों को सही ठहराने के तर्क होते हैं। वो रात बहुत अजीब थी। सुबह होते ही ठाकुर आए और ठाकुरायन और गुड़िया को घर ले गए। ठाकुरायन और गुड़िया सारा दिन सोती रहीं। ठाकुर और रतनमणि भी रात्रि के जागे हुए थे, किंतु वे दिन भर पुलिस वालों के साथ बैठक करते रहे। बुआ ने सौगंध दी थी, इसीलिए दोनों स्त्रियों ने नाहर सिंह से मुलाकात के बारे में घर घर में किसी को नहीं बताया। बुआ के घर से निकलने के बाद नाहर की आंखों के आगे उस स्त्री का चेहरा बार बार घूमने लगा जो उसे खाना परस रही थी। कहीं ना कहीं तो इसे देखा है, किंतु कहाँ याद नहीं आ रहा था। एक बार तो मन हुआ वापस मुड़े और बुआ से जाकर पूछें, या उस स्त्री से पूछ लें, कौन हो तुम, यहाँ बुआ के घर में क्यों हो? यह घर भली स्त्रियों का ठिकाना नहीं है। वह दोनों स्त्रियां बड़े सम्भ्रांत परिवार की मालूम होती थीं। पुलिस का डर न होता तो अवश्य ही वापस चला जाता और अपनी गुत्थी सुलझा लेता। नाहर को कई दिनों तक नींद नहीं आई। उसके आगे ठकुराइन का चेहरा घूमता रहा। एक दिन रात्रि में एक स्वप्न देखकर चौंक उठा। उसने देखा कि वह अपने विद्यालय में है, कई सारे लड़के हैं और कक्षा में बस एक ही बालिका है, सुजाता। गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर वही बालिका दे रही है। गुरुजी उसको शाबाशी देते हैं और नाहर का असली नाम तोताराम था। पुकारते थे, गुरुजी तोताराम आगे आओ। तोताराम डर जाता है। अपनी कॉपी दिखाओ, गृह कार्य किया या नहीं? वो बालिका खिलखिलाकर उठती है। निश्चल निर्दोष हंसी स्वप्न भंग हो जाता है। फिर थोड़ी देर में दूसरा दृश्य तोताराम सुना। सुजाता का ब्याह हो रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सभी लड़कियों के ब्याह होते हैं। बड़ी बात है उसके घर में खाने का एक दाना नहीं है, इसीलिए सुजाता का ब्याह उससे चौगनी उम्र के विदुर ठाकुर के साथ किया जा रहा है। वो राजी है तो ठीक है, मुझे क्या करना है? तोताराम कहता है। दृश्य फिर ओझल हो जाते हैं और नाहर सिंह अपने बिस्तर पर नींद से जाकर बैठ जाता है। सुजाता ही तो थी, किंतु वह बुआ के घर कैसे पहुंची? क्या उसने अपने वृद्ध पति का त्याग कर दिया? कुछ भी हो, मुझे जाकर उसे बचाना होगा। वह स्थान लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। सुजाता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन भी उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, इसीलिए चाहकर भी वो बुआ के घर ना जा सका। ठाकुर साहब के घर डाका डालने का इरादा भी उसने अपनी अगली योजना में डाल दिया। वह अपने कई प्रश्नों के उत्तर में उलझ गया था। दूसरे को जवाब देने वाला, बात बात पर गोली चलाने वाला, न जाने किस द्वंद्व में फंस गया था। जब से सुजाता को बुआ के यहाँ देखा है, थोड़े दिनों में ही दामाजी की अस्पताल से छुट्टी हो गई, लेकिन उनका आधा शरीर बेकार हो चुका था। गुड़िया पूरे मनोयोग और प्रेम से अपने पति की सेवा में जुटी हुई थी। उसने अपना जरा भी ख्याल न था। घर के सभी लोग दोनों की हालत देखकर द्रवित। करीब 1 वर्ष तक जी से सेवा करने के बाद भी दामाद जी की तबीयत में सुधार नहीं आया और उन्होंने एक दिन कहा, ईश्वर ने मेरे साथ कितने अन्याय किए हैं। गुड़िया से बड़ा एक पुत्र भी था। मेरा 1 वर्ष का हो चलता
बना और यह पुत्री का वैधव्य भी देख लिया। जीने की इच्छा नहीं बची, वे बिस्तर से लग गई। हर संभव उपचारों के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब ठाकुराइन ने गुड़िया से कहा, माना वैवाहिक बंधन था किंतु प्रेम एक मुक्ति है। तुम्हारे जीवन में दामाजी का प्रेम आया, तुम लोग साथ साथ जीना चाहते थे, किंतु तुम चाहो तो अपनी यादों में अपने प्रेम को जीवित रख सकती हो। इस तरह रो बिसुर कर नहीं, प्रेम का अर्थ हमेशा मिलना ही नहीं, एक कसक प्रेम को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। वो बोली, एक माँ में तुम्हारे पिता आधे रह गए हैं, मेरा कहना मानो और तुम अपनी बची हुई शिक्षा पूर्ण करो। मैं जब तक वे तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देखेंगे, स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था शहर में कर देती हूँ। गुड़िया ने उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। ठाकुराइन बोली, शहर में रहोगी तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ ग्रामीण स्त्रियां तुम्हें पल पल पर तुम्हारे पति की मृत्यु का आभास दिलाती रहेंगी। उसने कहा, हर स्त्री का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, यह उसे समझना पड़ेगा। माना कि तुम्हारा दुख बड़ा है, किंतु बड़े दुख में तप कर रही हो। तुम सो ना पाओगी, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पिता का ख्याल रखूंगी और तुम्हारा भी। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, किंतु तुम मुझे अपना मित्र समझ सकती हो। पति की मृत्यु के बाद गुड़िया इतना नहीं रोई थी जितना आज ठाकुराइन के वचनों को सुनकर भावुक होकर रो पड़ी। दोनों स्त्रियां काफी देर तक आंसू बहाती रहीं। गुड़िया उठी और अपना सामान बांधने लगी। रतनमणि उसको शहर में अपने किसी मित्र के यहाँ छोड़ आए थे। गुड़िया ने अपनी पहचान छुपा कर रखी और अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगी रही। उधर ठकुराइन की संस्था में लड़कियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब गांव की स्त्रियों ने भी इसमें भागीदारी शुरू कर दी थी। गुड़िया ने कुछ वर्षों में अपनी शिक्षा पूर्ण की, उससे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। नौकरी प्राप्त करने के पश्चात गुड़िया अपने घर आई। उसके माता पिता दोनों ने उसके स्वागत में पूरे गांव की दावत रखी थी। रतनमणि बहुत प्रसन्नता से सारे कार्य कर रहा था। आज उसकी गुड़िया बिटिया कई वर्षों के बाद घर वापस आ रही है। आज गांव में रत जगा था। ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिल रहा था। आसपास के गांव से लड़कियां और स्त्रियां आई थीं और एक से एक सुंदर भजन गा रही थीं। पुरुष वर्ग दावत की तैयारी में लगा हुआ था कि तभी हलवाइयों में हलचल मच गई। ठाकुर के घर से आए हुए अनाज के बोरे की जगह एक बोरे में चांदी के बर्तन और सिक्के निकल पड़े हैं। रतनमणि रसोई की ओर दौड़ दौड़ पड़े। आनन फानन में सामान समेटा, किंतु बात सारे गांव में फैल गई और अगल बगल के गांव में चर्चा का विषय बन गई। ठाकुर साहब ने अपने घर के दरवाजे पर दिन में भी पहरेदार बिठा दिए और शाम को 4 बजे से ही बाहर का गेट बंद करने का आदेश दे दिया। वे 2 दिन के लिए शहर जा रहे हैं। उनके साथ ठाकुराइन और गुड़िया भी थी। घर पर रतनमणि और उसका पुत्र और विपुल थे। छुट्टी का दिन था। रतनमणि बाहर के गेट की सांकल लगाकर अंदर की ओर मुड़ा ही था कि दरवाजे को जोर से पीटने की आवाज़ आई। रतनमणि ने पूछा, कौन है? थानेदार हूँ, ठाकुर साहब को बुला दो। जी साहब, अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। किसी आशंका से डर रतनमणि ने दरवाजे में मोटा ताला जड़ दिया। उसने खिड़की से बाहर की आहट लेनी चाही कि तभी ये गोली सन्नाटे को चीरती हुई चल पड़ी थी। उसके बाद बाहर से गोलियों की धमकियों की स्वर आने लगे थे। डाकू राम सिंह ने ठाकुर के घर पर आक्रमण कर दिया था। करीब 4-5 घंटे की गोलीबारी के बावजूद भी डाकू घर में नहीं घुस पाए थे। रतनमणि, उसके पुत्र और विपुल ने जमकर मुकाबला किया था। रतनमणि को कंधे पर एक गोली भी लग गई थी, किंतु वो अंत तक मुकाबले में डट रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसे लगा वो ये जंग हार जाएगा। उसकी उनीदी आंखों में ठकुराइन और अपने पुत्र का चेहरा उभरने लगा। थोड़ी देर में वो मूर्छित हो गया। ठकुराइन, मैं तुम्हारा घर नहीं बचा पाया, वो बड़बड़ाया था। इसी के साथ बाहर का बड़ा गेट डाकुओं ने तोड़ दिया था, किंतु अचानक गोलियों के चलने की दिशा बदल गई। गांव घोड़ों की टापों से भर गया। गोलियों की आवाज़ सुनकर डाकू नाहर सिंह अपने साथियों के साथ राम सिंह से लड़ने के लिए तैयार था। नाहर सिंह और उसके साथियों को देखकर राम सिंह वहां से उल्टे पैरों भाग निकला। प्रातःकाल पूरे गांव की सड़कों पर खाली कारतूस बिखरे पड़े थे। डर के मारे कुत्ते कहीं दूर खेतों में जाकर छुप गए थे। करीब 10 बजे कोई एक व्यक्ति घर से बाहर निकला। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर झांक कर देखे।
क्या हो रहा है। दरअसल गोलीबारी की आवाज़ सुनकर उस रात ठाकुर के घर को बचाने नाहर सिंह आया था। उसने बहुत पहले ही बुआ से पता कर लिया था। उस रात्रि उन सबके लिए अन्नदात्री बनकर ठकुराइन और गुड़िया आई थी। सुजाता ही ठकुराइन है, वो जान गया था। अगले दिन ठाकुर का घर पुलिस कर्मियों की आवाजाही से भर गया था। रतनमणि से पूछताछ के लिए जब थानेदार ने उसे हवालात में बुलाया तो ठाकुर साथ में गए। उन्होंने कहा, रतनमणि पर उन्हें जरा भी शक नहीं है। वो घर के सदस्य जैसा है, बल्कि उससे भी बढ़कर है। कुछ बरस बाद गुड़िया का ब्याह उसकी मर्जी से उसके एक मित्र से करा दिया गया। वो अपने घर में सुखी हुई। अभी खबर आई है वो माँ बनने वाली है। ठकुराइन फूली नहीं समा रही हैं। बाद में ठकुराइन गुड़िया के बच्चों को गोद में टांग कर ही अपनी संस्था ले जाती थी। वो उसे जब तब ससुराल से बुलवा लेती थी। ठाकुर की जमीन जायदाद और घर का सारा कार्यभार रतनमणि संभालने लगा। वे जितनी वृद्धावस्था को प्राप्त होते जा रहे थे, रतनमणि पर उनका भरोसा बढ़ता जा रहा था। रतनमणि ने सारा जीवन ठकुराइन की सेवा में लगा दिया। उसने पुनर्विवाह नहीं किया। एक दिन बातों बातों में ठकुराइन ने ठाकुर से पूछा, आपको रतनमणि पर इतना भरोसा कैसे? ठाकुर हंस पड़े और बोले, फिर कभी बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी जानना है। इतना हट अच्छा नहीं है। चलो बता देता हूँ, पर मेरी बात को अन्यथा न लिया जाए। ठीक है, आप पहेली ना बुझाइए। देखो, रतन हम सबसे प्रेम करता है, मुझसे तुमसे भी। प्रेमी व्यक्ति धोखा नहीं देता। ठकुराइन ने अपने पति की ओर हैरानी से देखा। हाँ, प्रेम की यही परिभाषा है, उसमें त्याग होता है। रतन ने त्याग किया है। हम सबके लिए प्रेम तो उसकी पत्नी ने भी किया था और रतन को छोड़कर चली गई। ठकुराइन बोली, नहीं, वो रोमांस था। रोमांस में आदमी किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जैसा उसने किया। ठाकुर बोले, प्रेम में प्रेमी जन दूसरों का भला चाहते हैं। जहाँ त्याग की भावना सर्वोपरि है, किसी भी हाल में उसके प्रेमी का अहित नहीं होना चाहिए। ठकुराइन ने ठाकुर की ओर आश्चर्य से देखा। वे कह रहे थे, अगर मेरे जाने के बाद तुम्हारा कोई अपना है तो ये रतनमणि ही है। इसे कभी भी इस घर से मत जाने देना। ठकुराइन मुस्कुरा दी। ठाकुर अपने ये बाल धूप में न सफ़ेद किए हैं। ठाकुर ने एक लंबी उम्र पाई है और ठकुराइन ने साथ उनके संबंध बहुत मधुर रहे। गुड़िया अपने बच्चों को नानी के पास भेजती रही। पहले चाची माँ, फिर ठाकुर, बाद में रतन भी दुनिया से कूच कर गए। आज भी ठाकुर के घर में ऊपर के हिस्से में गुड़िया की संतानें और नीचे रतनमणि के पुत्र का परिवार रहता है। ठकुराइन के गांव में पत्थर फेंकिए तो आज भी हर बहू बेटी पढ़ी लिखी मिलती है। सब अपना कोई ना कोई काम कर रही हैं। ठकुराइन रतनमणि की मृत्यु के बाद अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर ऋषिकेश में जा बसी हैं। सुबह 4 बजे की गंगा आरती करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। शुभ वस्त्र में एक स्त्री जिसके चेहरे पर असीम और तेज है, भीड़ में अलग से नजर आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।